नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मेंस के दृष्टिगत आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं, पहला लेक्चर आज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। आप देखेंगे कि आगामी जो भी हमारी परीक्षाएं हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो गई, आरओ की प्रारंभिक परीक्षा हो गई, या फिर आपकी लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा हो गई, है ना। इन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये सेक्शन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। मैं चाहूंगा यदि आपको इसका उत्तर पता है या किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न है साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण शब्द की वैधानिक परिभाषा में मुख्य रूप से किन्हें शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आधिकारिक तौर पर जो हमारा एक अधिनियम है जिसको अधिनियमित किया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके अनुसार पर्यावरण शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो केवल भौतिक और रासायनिक घटक, केवल पृथ्वी का वायुमंडल और स्थलमंडल, जल, वायु, भूमि और मानव तथा अन्य जीवों के बीच मौजूद अंतर संबंध, है ना। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देखेंगे कि वो लॉजिकल भी आपको दिखाई पड़ते हैं। तो पर्यावरण शब्द में आप देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की आप कह सकते हैं कि धारा 2A में, है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 2A में पर्यावरण शब्द को परिभाषित किया गया है और यह कहा गया है कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। जल, वायु, भूमि और मानव, मानव के अलावा अन्य प्राणी, तथा इन सभी का अपने आसपास के पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है ना, उन सभी चीज की बात पर्यावरण में की गई है। तो ये एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैविक एबायोटिक घटक नहीं है ना। आपको पता है कि जो हमारा पर्यावरण है इसमें कुछ बायोटिक और कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा रहा है कि इसमें से कौन एक एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है ना। तो आइए देखते हैं। तापमान, अब बायोटिक और एबायोटिक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, आप देखेंगे। तो बायोटिक में आप ऐसे समझिए कि जो सजीव हैं, और एबायोटिक में जो निर्जीव हैं। तो हम तापमान को निर्जीव कह सकते हैं। इसके अलावा स्थलाकृति टोपोग्राफी को निर्जीव कह सकते हैं, ये सभी एबायोटिक हो गए। और अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये भी आपके निर्जीव होते हैं। सजीव की बात करें तो आप देखेंगे कि जो डीकंपोजर्स होते हैं ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये आपके क्या हैं? ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ना कि एबायोटिक। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा इसमें एबायोटिक नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जो सजीव हैं वो आपके बायोटिक हैं और जो निर्जीव हैं वो आपके एबायोटिक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आपस में मिलते हैं। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, है ना, अगर ये हमारा स्थल है, ये हमारा जल है और ये हमारा वायु है, तो ये तीनों कहां पर मिल रहे हैं? तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है यहां पर ये तीनों मिल रहे हैं। अब ये जोन क्या कहलाता है? मीजोस्फीयर, बायोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या आइनोस्फीयर। तो देखिए, अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी सी भी पढ़ी है तो जो क्लाइमेटोलॉजी में हम पर्यावरण की जो परतें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर, तो ये सभी आपके पर्यावरण के जो आवरण है ये उनके पार्ट हैं। तो आपका बायोस्फीयर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4 स्टार क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है आपके वहां। तो आप देखेंगे जल, स्थल और वायु, इन तीनों का इंटरेक्शन यहां पर हो रहा है, वो क्या है? वो आपका बायोस्फीयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप देखेंगे पारिस्थितिकी में, जिन टर्म्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है उन्हीं पर क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं और जो बार बार आपकी परीक्षा में आते हैं। जैसे पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मेंस की जो परीक्षा दे रहे हैं साथी, इसके अलावा आरओ और पीसीएस दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजी टेंसले, अर्नेस्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन या ईपी ओडम। तो यहां मित्रों पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था यह अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर एजी टेंसले जो लिखा है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार है ये भी, है ना, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए सर्वप्रथम किसने किया था तो वो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देख लेते हैं।
भारत में पारिस्थितिकी का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? प्रोफेसर रामदेव मिश्र, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, माधव गाडगिल या डॉक्टर सलीम अली? पारिस्थितिकी का जनक, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इनमें से किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर रामदेव मिश्र। प्रोफेसर रामदेव मिश्र को आप कह सकते हैं कि इकोलॉजी का फादर माना जाता है या ये पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। आप देखेंगे कि बीएचयू में, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां पर पारिस्थितिकी कोर्स में पीजी को इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था, है ना। पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स होता है पारिस्थितिकी का, वो बीएचयू में इन्हीं के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है ना। तो इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कंसिडर किया जाता है, प्रोफेसर रामदेव मिश्र को। आगे बढ़ते हैं, अगला है साथियों यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसी एक ही प्रजाति और उसके पर्यावरण के बीच के संबंध को के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ सिंगल स्पीसीज एंड इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज, है ना। किसी एक ही प्रजाति और उसके पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसको हम क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, पैलियो इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या है? कीवर्ड्स पकड़िए, किसी एक ही प्रजाति की बात हो रही है, ठीक है, और उस प्रजाति का उसके पर्यावरण के बीच का संबंध पूछा जा रहा है, तो आपका स्व पारिस्थितिकी कहलाएगा। ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर विभिन्न प्रजातियों का उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंध के अध्ययन की हम बात करें तो वो आपकी कहलाएगी समपारिस्थितिकी, है ना, वो आपकी कहलाएगी समपारिस्थितिकी। तो विभिन्न प्रजातियों का अपने पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन समपारिस्थितिकी, और किसी एक ही प्रजाति का अपने पर्यावरण के साथ अंतर संबंध का अध्ययन स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। ए ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं ना, आप देखना अभी थोड़ी देर बाद जब ये क्लास कंप्लीट होगी तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो आप उससे परिचित हो जाओगे और परीक्षा में प्रश्न वहीं से अक्सर पूछे आते हैं। तो पारिस्थितिकी संगठन या इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सही आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर क्या है ना। सही आरोही क्रम आपसे पूछा रहा है, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, जीव, समुदाय, समष्टि, पारिस्थितिकी तंत्र। समष्टि मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है, समुदाय मतलब होता है कम्युनिटी, जीव मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म, और पारिस्थितिकी तंत्र मतलब हो गया आपका इकोसिस्टम, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी कुछ पॉपुलेशन होती है, वो पॉपुलेशन मिलकर के कुछ समुदाय बनाती है, कम्युनिटी बनाती है, और फिर कई सारी कम्युनिटियां एक साथ मिलकर के इकोसिस्टम बनाती हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपका ऑर्गेनिज्म आ जाएगा जीव, उसके बाद आपका पॉपुलेशन आ जाएगा समष्टि, उसके बाद आपका कम्युनिटी आ जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा इकोसिस्टम। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पहले भी आपसे पूछा चुका है, पीवाईक्यू है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1935 में किसने किया था? देखिए, है ना, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पहले पढ़ा था, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अब पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यह आपसे पूछा रहा है, एजी टेंसले, जोसेफ ग्रेनेल, रेमंड लिंडमैन और जीई हचिंसन। तो देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया था, ठीक है। तो बी, ए ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जोसेफ ग्रिनेल ने भी एक वर्ड दिया था पारिस्थितिकी से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोसेफ ग्रिनेल के द्वारा किस शब्द का प्रतिपादन किया गया, कि कौन सा शब्द सर्वप्रथम जोसेफ ग्रिनेल ने दिया था पारिस्थितिकी संबंधित? तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं। तो एजी, देखिए, अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया और एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया। मैंने आपसे पूछा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जोसेफ ग्रिनेल ने कौन सा शब्द दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम या मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम है? इनमें से कौन सा? मैंग्रोव वन, घास के मैदान, कृषि भूमि या प्रवाल भित्ति? तो आप देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट ये भी आपके नेचुरल है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। घास के मैदान ये भी आपका नेचुरल है, और जो प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल रीफ्स हैं, ये भी आपके नेचुरल है। कृषि भूमि जो है ये आपकी मैन मेड होती है ना। जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये आपकी मैन मेड होती है। तो ए ऑप्शन, एससी ऑप्शन हमारे यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है
है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी है, कई बार पूछा चुका है और हर बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा, अभी एक ट्रिक बता दूंगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, सबसे बड़ा और सबसे स्थायी, यहीं पर गड़बड़ हो जाता है ना। सबसे बड़ा अगर पूछा है तो आप गेस कर लोगे कि हम ओशन की बात कर रहे हैं, महासागर की। आप देखेंगे कि पृथ्वी के सतह का लगभग 71% हिस्सा, है ना, पृथ्वी के सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो महासागरों के द्वारा कवर किया जाता है, तो सबसे बड़ा यही होगा। अब सबसे स्थायी जब आता है तो यहीं पर कंफ्यूजन हुई थी, क्योंकि महासागर आप देखेंगे पानी है, पानी की लहरें चलती रहती हैं, तो स्थायी कैसे हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, महासागर में किसी भी विशिष्ट क्षेत्र का तापमान, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं, इसके बाद ह्यूमिडिटी, जिसको हम आप कह सकते हैं आर्द्रता, ठीक है, और प्रेशर कंडीशन, और इसके साथ सैलिनिटी, है ना। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये किसी विशिष्ट स्थान पर महासागर में लगभग एक समान होते हैं, है ना। तो इसलिए यहां पर स्थायी वर्ड यूज किया गया है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। लवणता, तापमान, यह आपका जो आर्द्रता है ना, इनका जो स्थायित्व है महासागरों के अंदर एक बड़े हिस्से में, इस कारण से पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो आपका महासागर हो जाएगा। ठीक है, अगर लंग्स ऑफ द अर्थ की बात करें, लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो आपके अमेजोन की फॉरेस्ट है। ठीक है, अभी यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है, आगे आपको इसी पीपीटी में मिलेगा कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है ना, कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करता है पृथ्वी पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 11, बहते हुए जल के पारिस्थितिकी तंत्र को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। रनिंग वाटर या बहते हुए जल का जो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम होता है उसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, लेंटिक, लोटिक, पेलेजिक या नेरेटिक। तो देखिए बहुत ही आसान है याद रखना, बहता हुआ जल या लोटता हुआ जल, याद रखिए लोटता हुआ जल तो लोटिक कहलाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बहना या लोटना एक ही बात हो गई, तो बहते हुए जल या आप कह सकते हैं लोटता हुआ जो जल है वो आपका लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र या लोटिक इकोसिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें आपका झरने आ जाएंगे, नदियां आ जाएंगी लोटिक इकोसिस्टम में। वहीं पर अगर हम लेंटिक इकोसिस्टम की बात करें तो स्थायी जल, स्टैंडिंग वाटर की यहां पर बात की जाती है, तो आप देखेंगे लेंटिक इकोसिस्टम में आपके पॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है, लेक्स आ जाएंगी, मतलब झील और तालाब, ये सब आपके लेंटिक इकोसिस्टम है। और लोटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो यहां पर आपका रिवर आ जाएगा, नदी, और यहां पर आपके वाटरफॉल्स आ जाएंगे, वाटरफॉल्स यानी कि झरने। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में होलोसिनोसिस की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो अभी हम देखेंगे 7 से 8 क्वेश्चन टोटल आपको अब केवल अवधारणाओं और स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे, है ना, कि ये किसने कहा था, ये किसका सिद्धांत है। ऐसे प्रश्न भी आपको देखें इन्वायरमेंट के पेपर में देखने को मिलेगा। तो होलोसिनोसिस की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, एजी टेंसले, कार्ल मोबियस, फ्रेडरिक क्लेमेंट्स या स्टीफन फोर्ब्स। तो आप देखेंगे होलोसिनोसिस की जो अवधारणा है, होलोसिनोसिस का मतलब है कि जो हमारा संपूर्ण पर्यावरण है, जो संपूर्ण इकोसिस्टम है, वो एक साथ काम करता है, एक साथ ये कार्यात्मक होता है। तो ये अवधारणा दी थी कार्ल मोबियस ने, है ना। ये अवधारणा किसने दी थी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मोबियस, है ना। होलोसिनोसिस की अवधारणा को इन्होंने बायोसिनोसिस कहा था सबसे पहले, कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस कहा था, बायोसिनोसिस, है ना। कार्ल मोबियस के द्वारा पहले बायोसिनोसिस कहा गया, बाद में यही आगे चल करके मॉडिफाई हो गया होलोसिनोसिस में, है ना। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, और कंसेप्ट क्या था ये मैंने आपको बता दिया कि जो संपूर्ण हमारा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है, जिसमें सभी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो एक साथ कार्यात्मक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, किसी प्रजाति के रहने के भौतिक स्थान को क्या कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कोई प्रजाति है, उसके रहने का जो भौतिक स्थान है, भौतिक स्थान, है ना, उसको क्या कहा जाता है। What is the physical space occupied by the species? Physical space occupied by the species। 4 विकल्प हैं, पर्यावास जिसको हैबिटेट भी कहते हैं, पारिस्थितिकी निकेत, है ना, इकोलॉजिकल नीश, इकोटोन या बायोम। तो जितने भी टर्म्स यहां पर लिखे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सब पे परीक्षा में आपके प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, तो जो रहने का फिजिकल स्पेस होता है वो आपका होता है पर्यावास, है ना, हैबिटेट उसको कहा जाता है। ये ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी इन सब पे आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो रहने का भौतिक स्थान है उसको हम हैबिटेट या पर्यावास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक ही पर्यावास में, एक ही हैबिटेट में रहने वाली विभिन्न प्रजातियां का अपने पर्यावरण में कार्यात्मक और पारिस्थितिकी महत्व, कार्यात्मक और पारिस्थितिकी महत्व क्या कहलाता है।
एक ही पर्यावास या हैबिटेट में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की का जो कार्यात्मक पहलू है ना, जो पारिस्थितिकी महत्व है उनका, वो क्या कहलाता है, यहाँ से पूछा रहा है। तो इकैड, पारिस्थितिकी निकेत या इकोलॉजिकल निशे, इकोटाइप या इकोस्फीयर, है ना। तो एक ही हैबिटेट में विभिन्न प्रजातियां जो रहती हैं उनका जो प्रोफेशन है, जो प्रोफेशन होगा वही उनकी कार्यात्मक इकाई होगी, है ना। तो जो उनकी कार्यात्मक, आप कह सकते हैं उनका कार्यात्मक महत्व है, जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है, वो उसका इकोलॉजिकल नीश है ना, उसका पारिस्थितिकी निकेत है। तो ध्यान रखिएगा, जो पारिस्थितिकी निकेत है ये प्रोफेशन है किसी ऑर्गेनिज्म का अपने एटमॉस्फेयर में, ये प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन क्या हो गया, मतलब कि वो क्या खाता है, किसका शिकार करता है, अपने पर्यावरण से किस तरह वो अंतर संबंध स्थापित करता है ना। तो ये सभी प्रक्रियाएं आप उसके प्रोफेशन में आ जाएंगी, और यही फंक्शनल रोल जो है ये आपका पारिस्थितिकी निकेत कहलाता है। तो जो पर्यावास है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, है ना, उनका कुछ पारिस्थितिकी निकेत होगा या इकोलॉजिकल नीश होगा, ठीक है। इसके बाद मित्रों बी ऑप्शन यहां पर हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर एक दो कीवर्ड याद रखिए कि किसी भी हैबिटेट में, किसी भी पर्यावास में विभिन्न ऑर्गेनिजम्स का, है ना, विभिन्न ऑर्गेनिजम्स की अपने पर्यावरण में या एटमॉस्फेयर में जो कार्यात्मक और पारिस्थितिक महत्व है वो क्या है, इकोलॉजिकल नीश है। और नीश आप याद रखिए कि ये एक प्रोफेशन को दर्शाता है कि वो किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट में। क्वेश्चन नंबर 15 है पारिस्थितिकी नीश या पारिस्थितिकी निकेत जो है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इकोलॉजिकल नीश या पारिस्थितिकी निकेत जो वर्ड है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोसेफ ग्रिनेल, चार्ल्स एल्टन, जी.ई. हचिंसन या ई.पी. ओडम। तो यहां पर मित्रों ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी निकेत या इकोलॉजिकल नीश का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोसेफ ग्रिनेल ने। ये ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा, है ना। थोड़ी देर पहले इनका नाम आया था तो मैंने आपसे पूछा था। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी इनका जो कंसेप्ट था निकेत का, उसको ही थोड़ा और मॉडिफाई करके ट्रॉफिक नीश बोला चार्ल्स एल्टन ने, है ना। ट्रॉफिक नीश बोला चार्ल्स एल्टन ने, और जी.ई. हचिंसन जो है इन्होंने इसको और मॉडिफाई कर दिया और इसको बोला मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश, मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश, ये बोला था आपका जी हचिंसन ने। लेकिन अगर इकोलॉजिकल निकेत की बात किया जाए, पारिस्थितिकी निकेत की, तो वो सबसे पहले बोला था जोसेफ ग्रिनेल ने। ये ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है गॉस का प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत, है ना। मैंने कहा था अब आगे के 4-5 प्रश्न जो है हमारे वो सिद्धांतों और स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं गॉस का प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत। अपवर्जन का मतलब होता है एक्सक्लूजन, है ना। तो ये क्या बताता है, तो ध्यान रखिएगा, जो गॉस का प्रतिस्पर्धी सिद्धांत है उसके अनुसार दो प्रजातियां एक ही पारिस्थितिकी निकेत में अनिश्चित काल के लिए नहीं रह सकती हैं, है ना। कोई भी दो प्रजातियां एक ही पारिस्थितिकी निकेत में, दो विभिन्न प्रजातियां बिल्कुल एक समान पारिस्थितिकी निकेत में अनिश्चित काल के लिए नहीं रह सकती हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि जो प्रजाति या जो ऑर्गेनिज्म उसमें जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, है ना, जिसकी क्षमताएं ज्यादा होंगी, वो वहां पर कॉम्पीट करके ऊपर आ जाएगी, और जो आप कह सकते हैं कि कम योग्य होगी उसको वो बाहर निकाल देगी। तो दो प्रजातियां एक समान नीश में, है ना, इकोलॉजिकल निकेत में या पारिस्थितिकी निकेत में दो विभिन्न प्रजातियां अनिश्चित काल के लिए एक साथ नहीं रहेंगी, वो तब तक ही एक साथ रहेंगी जब तक उनके बीच में कंपटीशन होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, गॉस का प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत है। आप इसको अपने देखिए निजी जीवन में भी देखें तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पर दो विभिन्न पहलुओं में कोई एक पहलू ही जीतता है ना। वो दोनों पहलू तब तक साथ रहेंगे आपके जब तक उनमें आपस में कंपटीशन होगा या किसी प्रकार का प्रतिद्वंद होगा, है ना। उसके बाद जो स्ट्रांग होगा वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर जाएगा और जो कम स्ट्रांग होगा वो पीछे हट जाएगा। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अगला है साथियों, यहां पर मौलिक निकेत, फंडामेंटल नीश और वास्तविक निकेत मतलब रियलाइज्ड नीश के बीच मुख्य अंतर क्या है ना। रियल नीश या रियलाइज्ड नीश या फंडामेंटल नीश या मौलिक निकेत के मध्य क्या अंतर है आपसे पूछा रहा है। तो ध्यान रखिए, इसका बिल्कुल सीधा संबंध आप कह सकते हैं कि पर्याय निकल जाता है आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से। जिस प्रकार नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी जो होती है उसमें अंतर क्या है कि नॉमिनल जीडीपी में जो इन्फ्लेशन होता है वो एडजस्टेड नहीं होता है ना, वो नॉमिनल डाटा होता है, मार्केट प्राइसेस के ऊपर आधारित होता है। और जो रियल जीडीपी है उसमें आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है ना। तो इसीलिए आप देखिए जो रियल जीडीपी होती है वो नॉमिनल जीडीपी से हमेशा कम भी होती है,
जो रियल जीडीपी होगी और नॉमिनल जीडीपी से हमेशा कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें से इन्फ्लेशन या महंगाई के फैक्टर को हटा दिया गया है। उसी प्रकार जो मौलिक निकेत है, फंडामेंटल निकेत है, ये नॉमिनल जीडीपी की तरह है। यहां पर जो प्रतिस्पर्धा का एक विभिन्न प्रजातियों के मध्य जो कंपटीशन का जो फंक्शन है उसको यहां पर हटा दिया जाता है, मिनिमाइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि जब प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो वहां पर एक ही राजा होगा, तो इसलिए हमेशा जो मौलिक निकेत है वो बड़ा होता है। ये मैं कीवर्ड आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, है ना। जो फंडामेंटल नीश है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? रियलाइज नीश से। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मौलिक निकेत वो संभावित क्षेत्र होता है शुरुआत में ही जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना किसी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के फ्लरिश करता है, तो आपका मौलिक निकेत होगा और ये हमेशा इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वास्तविक निकेत में कंपटीशन भी आ जाता है, विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने लगती हैं, तो इसलिए कम होता है। तो अब आप देखिए, मौलिक निकेत बिना किसी प्रतिस्पर्धा के प्रजाति की पूरी क्षमता है, जबकि वास्तविक निकेत प्रतिस्पर्धा के बाद की स्थिति होती है, मतलब प्रतिस्पर्धा के साथ की स्थिति वास्तविक होती है। ठीक है, और रियलिटी भी यही होती है। भाई महंगाई को आप हटा क्यों रहे हो? महंगाई को इंक्लूड करके आप देखो ना जीडीपी क्या है। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन यहां पर साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी था, आपके यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है, जो ट्रांजिशनल जोन है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका है जल और ये आपका है स्थल, तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र है ट्रांजिशनल जोन है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसके बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है इसको इकोटोन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहलाएगा इकोटोन। इकोटोन की क्या विशेषता है? तो आप देखेंगे कि यहां पर इसकी भी प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी भी प्रॉपर्टीज होंगी, तो जाहिर सी बात है यहां पर डाइवर्सिटी है ना, जो डेंसिटी है, डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी दोनों यहां पर सर्वाधिक होती है। डेंसिटी ऑफ स्पीसीज ज्यादा होगी और डाइवर्सिटी भी यहां पर ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मान लो ये जल है, तो इसको आप कह लो समुद्र, और ये आपका स्थल है, इसको आप कॉन्टिनेंट मान लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मैंग्रोव। मैंग्रोव, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो एक प्रकार के इकोटोन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, एज इफेक्ट। अब अभी हम लोगों ने देखा कि दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है उसको हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है, और इस इकोटोन में मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है और डेंसिटी भी ज्यादा होती है, तो उसी से संबंधित है कि एज इफेक्ट की घटना किस पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा से संबंधित है। तो एज इफेक्ट क्या होता है कि मैंने बताया कि जहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, वहां पर डेंसिटी और डाइवर्सिटी दोनों ज्यादा है, तो यही आपका जो फीचर है वो एज इफेक्ट कहलाता है। तो एज इफेक्ट किससे संबंधित है? वो आपका संबंधित है इकोटोन से, है ना। मतलब ये दो अगर पारिस्थितिकी तंत्र हैं, है ना, मान लो ये समुद्र है और ये आपका स्थल है, ये कॉन्टिनेंट है, और ये आपका हो गया मैंग्रोव, ये आपका हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहां पर ये जो मैंग्रोव है यही है आपका इकोटोन। ठीक है, जो मैंग्रोव है यही आपका इकोटोन है, और यहां की जो डाइवर्सिटी है, रिच डाइवर्सिटी, उसे ही हम बोलते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 20, वे प्रजातियां जो मुख्य रूप से या विशेष रूप से इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा एज इफेक्ट होता है तो एज स्पीसीज होंगी, है ना। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ठंडे जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान, थूथन, पूंछ और पैर गर्म जलवायु में रहने वाले अपने काउंटर पार्ट्स की तुलना में आमतौर पर छोटे होते हैं। यह कौन सा पारिस्थितिक नियम है, यह आपसे पूछा रहा है। तो ठंडे क्षेत्रों में जो जीव पाए जाते हैं, आप देखेंगे कि उनमें कान, थूथन, पूंछ और पैर ये सभी छोटे छोटे होते हैं। किसकी अपेक्षा में? गर्म जलवायु की अपेक्षा में। ऐसा क्यों है? तो अगर लॉजिक भी लगाएंगे आप, तो ठंडे क्षेत्र में हमें क्या बचाना है? ठंडे क्षेत्र में अपने शरीर की ऊर्जा बचानी है और ऊष्मा बचानी है। ऊष्मा का क्षरण सर्वाधिक होता है वहां पर। तो आप देखेंगे कि जब कान, थूथन, पूंछ और पैर छोटे छोटे होंगे तो आप देखेंगे कि टोटल जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा और ऊष्मा का जो क्षरण है
है ना, ऊष्मा का जो ह्रास है वो कम होगा। तो उसको कम करने के लिए ही आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फीचर देखने को मिलता है ठंडे प्रदेशों में। तो ये नियम क्या कहलाता है, ये नियम किसने दिया था, तो ये नियम दिया था एलन ने, है ना, तो इसको एलेन्स रूल कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम लोग 3 क्वेश्चन करने वाले हैं रूल्स के ऊपर, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 22। किस नियम के अनुसार समान प्रजातियों में ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जीवों के शरीर का आकार गर्म क्षेत्रों में रहने वाले जीवों की तुलना में बड़ा होता है? तो ये आपसे पूछा रहा है कि किस नियम के अनुसार ऐसा होता है कि ठंडे क्षेत्रों में जो जीव रहते हैं, है ना, उनके शरीर का आकार गर्म क्षेत्रों में रहने वाले प्रजातियों के शरीर के आकार से बड़ा होता है। तो ये आपका कहलाता है बर्जमैन का नियम, है ना। तो बर्जमैन का नियम है, ब से बर्जमैन और ब से आपका बड़ा, तो बड़ा वाला कीवर्ड याद रखिएगा, बर्जमैन का नियम। ऐसा क्यों होता है, तो आप देखेंगे कि जो शरीर का सतही क्षेत्रफल है ना, जो ठंडे प्रदेश में जीव हैं उनके शरीर का जो सतही क्षेत्रफल है और जो उनका आयतन है उसका जो अनुपात है उसको कम करने के लिए ये फीचर आपको पाया जाता है। और ये प्रतिपादित किसने किया था, बर्जमैन ने, इसलिए इसको बर्जमैन रूल कहते हैं, है ना। प्रतिपादित क्या किया था, ये तो नेचुरल है, पाया ही जाता है, इन्होंने बस इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, गर्म और आर्द्र जलवायु में रहने वाले जीवों की त्वचा या पंखों का रंग। अब देखिए बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपके दिमाग में उठते होंगे कि ठंडे प्रदेशों में जो जीव रहते हैं उनकी त्वचा जो स्किन होती है वो फेयर होती है। अगर आप ह्यूमंस में भी देखेंगे तो जो साइबेरियन क्षेत्र है हमारा, जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट रीजन है हमारा, जैसे आपका स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, पेरिस हो गया, है ना, जर्मनी हो गया, यहाँ पर जो लोग हैं उनका कलर फेयर आपको दिखाई देगा। ब्रिटेन हो गया, अगर उसी की तुलना में अगर आप थोड़ा सा इक्वेटोरियल जोन में आएंगे तो वहां पर जो कलर है वो डार्कर होता है। तो इसका क्या कारण है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पहले ये नियम किसने बताया था, तो ये नियम बताया था, आप कह सकते हैं ग्लोगर, है ना, ये ग्लोगर का रूल था, ये ग्लोगर ने नियम दिया था। और ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो गर्म प्रदेश हैं, जो ट्रॉपिकल जोन है हमारा, वहां पर जो मैमल्स हैं उनके आप देखेंगे वो मेलानिन का जो प्रोडक्शन है, मेलानिन का प्रोडक्शन वो सर्वाधिक होता है, मेलानिन, है ना। तो इसलिए यहां पर जो स्किन है वो डार्कर होती है। ठंडे प्रदेशों में हम देखेंगे वहां पर इसका एक्सक्रीशन कम होता है, इसलिए स्किन हमारी फेयर होती है। तो ये नियम किसने दिया था, तो ये दिया था ग्लोगर ने। ए ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आपका पेपर बनेगा तो ये सब प्रश्न वहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद साथियों अगला, मछलियों के संदर्भ में जॉर्डन का नियम क्या कहता है ना, जॉर्डन का नियम क्या कहता है, तो ध्यान रखिएगा, जॉर्डन का नियम कहता है कि ठंडे प्रदेशों की जो मछलियां होती हैं उनमें रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, उनकी संख्या अधिक होती है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको भी आपको याद रख लेना है कि जॉर्डन का नियम क्या बताता है कि ठंडे प्रदेश की जो मछलियां होती हैं उनकी कशेरुकाओं या वर्टिब्रेट्स की संख्या वहां पर अधिक होती है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 25, एक लॉ ऑफ मिनिमम है। क्या बताता है कि पौधे का विकास कुल उपलब्ध संसाधनों द्वारा नहीं बल्कि सबसे दुर्लभ संसाधन, है ना, जो लिमिटिंग फैक्टर होता है उसके द्वारा नियंत्रित होता है। यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो विक्टर शेल्फोर्ड, जस्टस वॉन लिबिग, है ना, तो एक नाम आपको याद रखना है, जस्टस वॉन लिबिग, है ना। इन्होंने बताया कि जो पौधों का विकास है, ये जो नियम था इनका वो कृषि से संबंधित था। ध्यान रखिएगा, जो न्यूनतम का नियम है ये एग्रीकल्चर या कृषि से रिलेटेड है। इन्होंने ये बताया कि पौधों का जो विकास है वो जो उसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उन पर निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे अगर किसी पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है तो उसका जो विकास है उसको यही एक फैक्टर लिमिट कर देगा। तो ये नियम दिया था आपका, न्यूनतम का नियम किसने दिया था, तो आप कह सकते हैं जस्टस वॉन लिबिग के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है, किस नियम के अनुसार ठंडे जलवायु में रहने वाले जीवों के हृदय का आकार, है ना, गर्म जलवायु में रहने वाले अपने काउंटर पार्ट्स की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो ठंडे जलवायु में रहने वाले जो जीव हैं उनमें हृदय का आकार बड़ा है गर्म जलवायु में रहने वाले जीवों की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप देखेंगे असली लॉजिक जहां ठंडे प्रदेश आ जाएगा वो ऊष्मा के ह्रास को रोकना है। अब ऊष्मा का ह्रास कैसे रुकेगा, ठंडे जलवायु में आप देखेंगे कि जब हृदय बड़ा होता है तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण होता है ना, वो बहुत तीव्र हो जाता है। इसके साथ साथ जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत देर तक वर्क करता है और आप कह सकते हैं ज्यादा मात्रा में काम करता है। तो इस कारण से जो ऊष्मा है वो जनरेट होती है ना। तो ये आपका नियम था हस्से का नियम, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये भी। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 27, है ना, इसको हम बोलते हैं सहिष्णुता का नियम।
जो यह प्रस्तावित करता है कि किसी जीव की उत्तरजीविता केवल एक सीमित कारक पर नहीं बल्कि पर्यावरणीय कारकों की न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं पर निर्भर करती है। यह नियम किसने दिया था? सहिष्णुता का नियम या लॉ ऑफ टॉलरेंस। लॉ ऑफ टॉलरेंस किसने दिया था? चार विकल्प हैं, चार्ल्स डार्विन, विक्टर ई शेलफोर्ड, ईपी ओडम या अर्नेस्ट हैकेल। तो विक्टर ई शेलफोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसको कैसे याद रखेंगे, है ना? विक्टर ई शेलफोर्ड ने क्या बताया कि कोई भी जीव है वो कब सर्वाइव करेगा? जो पर्यावरणीय कारक है हमारे, जैसे कि हमारा तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, है ना, आर्द्रता, तो या अमाउंट ऑफ सन रेज हो गए, तो इनकी मैक्सिमम और मिनिमम, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उनके बीच में ही जो सर्वाइवल है वो एग्जिट आप कह सकते हैं वहां पर स्थित है। मतलब जो सर्वाइवल है वो केवल उसके बीच में है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। तो ये नियम दिया था आपका विक्टर ई शेलफोर्ड ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। एक नग्न चट्टान पर समय के साथ वनस्पतियों का क्रमिक विकास, इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले बसने वाली प्रजातियां या पाइनियर स्पीसीज कौन सी होती हैं? मतलब अगर कोई नग्न चट्टान है तो उसमें अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है तो सबसे पहले क्या आएगा? फर्न आएगा, लाइकेन का ही आएगा, छोटी घास आएंगी या जिम्नोस्पर्म आएंगे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि पर्यावरण के ऐसे ही प्रश्नों में वहां पर आयोग फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब नग्न चट्टान होती है और सबसे पहले उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपका लाइकेन आता है ना? लाइकेन के बाद आपकी काई या मॉसेस आती है, इसके बाद आपके घास आते हैं, ग्रास, ठीक है, और उसके बाद आपके पेड़ आते हैं या वृक्ष जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइकेन एंड मॉसेस आती हैं और आप देखेंगे कि यही जो लाइकेन है ना कहीं ये जो चट्टान की प्राथमिक डिसइंटीग्रेशन है, प्राइमरी डिसइंटीग्रेशन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। पारिस्थितिकी अनुक्रम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो उस क्षेत्र में शुरू होता है जहां पहले कभी कोई जीवन या जैविक समुदाय मौजूद नहीं था। जैसे नई ठंडी हुई ज्वालामुखी चट्टान, इसको क्या कहा जाता है? द्वितीयक अनुक्रम, प्राथमिक अनुक्रम, ऑटोजेनिक अनुक्रम या एलोजेनिक अनुक्रम? तो देखिए बहुत लॉजिकल है, आराम से सोचिए कि सबसे पहला अनुक्रम पूछ रहा है, सबसे पहला सक्सेशन, है ना? पारिस्थितिकी अनुक्रम जो उस क्षेत्र में शुरू हुआ जहां पहले कभी कोई जीवन या जैविक समुदाय नहीं था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक अनुक्रम। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्र है जिसमें कोई आपदा आ गई, आग लग गई, है ना, बाढ़ आ गया, उसके बाद कुछ कोई और परिवर्तन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उसके बाद जो दूसरे क्रम का सक्सेशन है उसको हम द्वितीय अनुक्रम के अंतर्गत डालते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। वह अनुक्रम जो ऐसे क्षेत्र में शुरू होता है जहां पहले जीवन था लेकिन आग, बाढ़ या मानव हस्तक्षेप के कारण नष्ट हो गया, है ना? अभी हम लोगों ने बात की, तो क्या कहलाएगा? वो आपका द्वितीयक अनुक्रम या सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक और द्वितीयक जो अनुक्रम है, सक्सेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहले भी इस पे प्रश्न बने हैं। जल निकायों जैसे तालाब या झील में शुरू होने वाले पारिस्थितिकी अनुक्रम को क्या नाम दिया गया है ना? तालाब या झील में जो पारिस्थितिकी अनुक्रम या इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसको क्या नाम दिया गया है? तो जेरार्क, लिथोसियर, हाइड्रार्क या सम्मोसियर। तो आप देखेंगे कि नाम से क्लियर है कि जल में शुरू होने वाला जो पारिस्थितिकी अनुक्रम है वो आपका हाइड्रार्क होगा, है ना? तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नग्न चट्टानों पर जो अनुक्रम होता है उसको हम लिथोसियर कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि शुष्क और शुष्क क्षेत्र जो होते हैं जहां पर आर्द्रता बहुत कम होती है ना, वहां पर जो सक्सेशन होता है वहां पर उसको जेरार्क कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका शुष्क क्षेत्रों में होता है। आपका लिथोस्फीयर ये आपका चट्टानों में होता है, रॉक्स में, बेयर रॉक्स में। ठीक है, हाइड्रार्क आपका जल में होता है। और मैं चाहूंगा अगर आपको पता है तो सम्मोसियर किसको कहते हैं, है ना? इसको आप कमेंट में करें, इसको आप कमेंट में बताएं क्योंकि आगे इस पर आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 32 है। पारिस्थितिकी अनुक्रम में के अंतिम चरण में बनने वाले स्थिर, आत्मनिर्भर और परिपक्व समुदाय को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम या इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो एंड प्रोडक्ट है ना, जो स्थिर एंड प्रोडक्ट है, स्टेबल एंड प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं? पाइनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी, चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी या संक्रमणकालीन समुदाय, ट्रांजिशनल कम्युनिटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 4 स्टार भी है। तो पारिस्थितिकी अनुक्रम में सबसे अंतिम चरण में जो समुदाय बनता है उसको क्या कहते हैं? तो मित्रों यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पाइनियर समुदाय और चरम समुदाय के बीच विभिन्न मध्यवर्ती अवस्थाएं होती हैं,
है ना। पहले कोई कम्युनिटी पाइनियर कम्युनिटी होती है और फिर होते होते वो अंत अपने एंड प्रोडक्ट पर जाती है ना, जिसको हम चरम समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो बीच वाली जो सीरियल है या बीच वाले जो कैटेगरी है उनको क्या कहा जाता है, तो मित्रों वो होता है आपका सीरियल स्टेजेस, है ना। सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 34। पारिस्थितिकी के संदर्भ में स्टोनोथर्मल जीव कौन से होते हैं। स्टोनोथर्मल जीव कौन से होते हैं, तो आप ध्यान यहां पर इसको पढ़ने के बजाय इसको आराम से आप ऐसे समझो कि स्टोनोथर्मल जीव का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो पर्यावरणीय कारक है, जैसे आपका तापमान है ना, तो उसके बहुत वाइड रेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत कम परिवर्तन होगा उसे ही वो टॉलरेट कर सकते हैं। तापमान में बहुत ज्यादा जो परिवर्तन है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, वो आपके स्टोनोथर्मल होते हैं। एग्जाम्पल में आपका पोलर बियर हो गया, है ना, पेंगुइन हो गया, तो ये आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो तापमान की केवल एक संकीर्ण या छोटी श्रृंखला को ही सहन कर सकते हैं, वो आपके स्टोनोथर्मल होते हैं, जैसे आपका पेंगुइन हो गया। इसके आपके बाद पोलर बियर हो गया, पोलर बियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 35। सैलिनिटी के आधार पर, लवणता के आधार पर वे जीव जो खारेपन में व्यापक उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। स्टोनोथर्मल भी महत्वपूर्ण था, जो टेम्परेचर के व्यापक उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पाते थे, और एक है आपका सैलिनिटी के व्यापक उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं, तो स्टोनोहेलाइन, यूरी हेलाइन। तो ध्यान रखिएगा, यूरी का मतलब ही होता है व्यापक और हेलाइन का मतलब होता है लवणता, तो लवणता के व्यापक रेंज को जो सहन कर सकता है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यूरी हेलाइन। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, तो आप देखेंगे कि जो सैल्मन फिश होती है, जो सैल्मन फिश है ना, ये आपकी रिवर में भी पाई जाती है ना, ये आपकी रिवर में भी पाई जाती है और ये आपकी ओशन में भी पाई जाती है। ओशन का जो वाटर है वो बहुत ज्यादा खारा है, उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, वो उसमें पाई जाएगी और रिवर में ही पाई जाती है, तो यूरी हेलाइन बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 36। ऐसे पौधे जो मुख्य रूप से पूर्ण सूर्य के प्रकाश सनलाइट में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ऐसे पौधे जो पूरे सूर्य के प्रकाश में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सीओफाइट्स, हेलियोफाइट्स, एपीफाइट्स या लिथोफाइट्स। तो यहां पर मित्रों ध्यान रखिएगा, जो पूर्ण सूर्य के प्रकाश में उगने वाले क्वालिटी रखने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम हेलियोफाइट्स कहते हैं। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 37। पारिस्थितिकी तंत्र में एल्बिडो से क्या तात्पर्य है। एल्बिडो से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी सतह है ना, सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने की उसकी क्षमता जो है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की जो उसकी क्षमता है उसको ही हम एल्बिडो के नाम से जानते हैं। तो किसी सतह द्वारा परावर्तित या रिफ्लेक्टेड सूर्य के प्रकाश का जो प्रतिशत है वही एल्बिडो कहलाता है। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा एल्बिडो अगर पूछा जाए किसका होता है, तो जो आपकी फ्रेश आइस होती है उसका एल्बिडो सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी जो लगातार 2 या अधिक वर्षों तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम तापमान पर जमी रहती है, क्या कहलाती है ना। ध्रुवीय क्षेत्रों में एक मृदा पाई जाती है, अगर कोई मृदा है वो 2 साल से अधिक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर जमी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटराइट, परमाफ्रॉस्ट, पीट या पॉटजॉल। यहां कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आपका परमाफ्रॉस्ट और पॉटजॉल में होगा। ध्यान रखिएगा, जो साइबेरियन बोरियल फॉरेस्ट है वहां पर जो मृदा पाई जाती है वो आपकी पॉटजॉल है ना। लेकिन ऐसी मृदा जो 2 साल या उससे अधिक समय से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में जमी हुई है उसको हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। और आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के कारण यही परमाफ्रॉस्ट जो है जब ये पिघल रहे हैं तो यहां से मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रही है, जो कि एक बहुत ही चिंता का कारक है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 39। एक ही प्रजाति या स्पीसीज के जीव जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों या पर्यावरण में रहने के कारण अनुवांशिक रूप से एक दूसरे से भिन्न हो गए हैं, क्या कहलाते हैं। अनुवांशिक रूप से कह रहा है कि अगर एक दूसरे से भिन्न है और एक ही प्रजाति के स्पीसीज हैं, अलग अलग पर्यावरण में रह रहे हैं और उस पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को उन्होंने ढाल लिया है, उनमें जेनेटिक चेंजेस हो गए, अनुवांशिक परिवर्तन हो गया है, तो उसको क्या कहेंगे, है ना। तो उसको 4 विकल्प हैं, इकोटाइप, इकैड, बायोम या सिम्बायोंट। तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, इकैड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, ये आपका इकोटाइप होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है ना एक ही प्रजाति, एक ही स्पीसीज के जीव जो अलग अलग पर्यावरण में रह रहे हैं और जिनमें आप कह सकते हैं कि जेनेटिक चेंजेस हुए हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके इकोटाइप कहलाएंगे।
अगर फिजिकल चेंजेस हो जा रहे हैं, अगर फिजिकल चेंजेस हो जा रहे हैं तो आपके इकोटोन आप कह सकते हैं इकेड कहलाते हैं। फिजिकल चेंजेस अगर हो रहा है तो आपके इकेड कहलाते हैं। आप कह सकते हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फिजिकल चेंजेस। और अगर जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, अनुवांशिक परिवर्तन हो रहा है, तो आपके इकोटाइप कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, पारिस्थितिकी में कैरिंग कैपेसिटी, है ना, इसको के से दिखाते हैं। कैरिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैरिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता का क्या तात्पर्य है? एक पारिस्थितिक तंत्र द्वारा उत्पादित कुल ऑक्सीजन, पर्यावरण के शरण के बिना किसी क्षेत्र द्वारा समर्थित की जा सकने वाली किसी प्रजाति की अधिकतम जनसंख्या, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, के से डिनोट करते हैं। और जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो आपकी जनसंख्या से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब पर्यावरण में जो हमारे संसाधन है उनका उस प्रकार से हमें उपयोग करना है कि उसका क्षरण ना हो, है ना। और जितनी जनसंख्या उस चीज को समर्थित करेगी वही उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन किस पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है ना। तो सबसे बड़ा और सबसे स्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है? समुद्र है, ध्यान रखिएगा, स्थायी से कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन निर्मित कर रहा है? तो वो भी आपका ओशियन ही कर रहा है। ओशियन में आप देखेंगे कि जो जीव हैं वो है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, बायोनिक्स। बायोनिक्स शब्द का पारिस्थितिकी से किस प्रकार संबंधित है? बायोनिक्स, तो ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी का ही एक पर्यायवाची है ना, पारिस्थितिकी का ही एक सिनोनिम है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आई होप ये आप सभी को पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, गहरे समुद्र या डीप सी के हाइड्रोथर्मल वेंट पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना, जो ट्रेंचेस हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, है ना, उसमें प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? उसमें प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो गहरे समुद्र में सूर्य का प्रकाश तो जाएगा नहीं, लॉजिक लगाइए। तो वहां पर जो जीव होंगे वो फोटोसिंथेसिस करते होंगे? नहीं, तो वो सूर्य के प्रकाश के बिना सिंथेसिस करते होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? कीमोसिंथेसिस। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आएगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, है ना। गहरे समुद्र में आप कह सकते हैं जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं वहां पर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो वहां पर प्राथमिक उत्पादन का काम करते हैं या प्राथमिक उत्पादक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, पारिस्थितिकी में एलोपैथी। एलोपैथी की घटना क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम में एलोपैथी की घटना क्या होती है? एलोपैथी का क्या कॉन्सेप्ट है? तो ध्यान रखिएगा, ये जनरली जीवों में, खास तरीके से पौधों में दिखाया जाता है कि कोई एक पौधा है वो तो विकास करेगा लेकिन वो कुछ ऐसे रासायनिक आप कह सकते हैं पदार्थों का एक्सक्रीशन करता है जो कि आसपास के पौधों के विकास को रोकता है या प्रभावित करता है ना। प्रभावित करेगा नेगेटिव सेंस में भी और कभी कभी बढ़ाता भी है। तो यहां पर मित्रों आप देख लें, एक पौधे द्वारा रसायनों का स्राव जो आसपास के अन्य पौधों की वृद्धि को रोकते हैं या प्रभावित करते हैं, एलोपैथी कहलाता है। ठीक है, एलोपैथी। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र या पॉन्ड इकोसिस्टम में बॉटम में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? बॉटम में जो जीव रहते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो चाहे पॉन्ड इकोसिस्टम हो या आपका ओशन इकोसिस्टम हो, तालाब या समुद्र हो, जो बॉटम पे जीव रहते हैं उनको बेंथोस कहा जाता है ना। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो धाराओं के साथ तैरते हैं वो आपके प्लैंकटन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? डीप इकोलॉजी की जो परिकल्पना है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अर्ने नेस, वंदना शिवा, अर्नेस्ट हैकेल या राचल कार्सन। ध्यान रखिएगा, जो डीप इकोलॉजी है ना, जो गहन पारिस्थितिकी है, यह अवधारणा किसने दी थी? तो यह अवधारणा दी थी अर्ने नेस ने। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। 4 स्टार है, एक बार पहले पूछा गया है तो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 47, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, किसी प्रजाति के इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड से क्या तात्पर्य है ना? इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो प्रजाति के आवास का भौगोलिक आकार, पर्यावरण के उतार चढ़ाव को सहन करने की प्रजाति की क्षमता, एक वर्ष में पैदा हुए संतानों की संख्या या किसी प्रजाति द्वारा उत्सर्जित ध्वनि की तीव्रता, है ना। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, तो ध्यान रखिएगा किसी भी इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस हैं उनको सहन करने की या टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, वही कहलाती है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, है ना। तो 47 का बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 48,
रेतीली मिट्टी सैंड में उगने वाले पौधों की पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? जो पौधे सैंड में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स, चश्मोफाइट्स, समोफाइट्स या हेलोफाइट्स। तो डिजर्ट में या रेतीली मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वो आपके हो जाएंगे समोफाइट्स, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था, सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नग्न चट्टानों या पत्थरों में जो पौधे उगते हैं उनको हम चश्मोफाइट्स कहते हैं, और जो आपके लिथोफाइट्स होते हैं वो आपको पता है स्थल पे, और हेलोफाइट्स आप कह सकते हैं कि जो आपके खारा पानी होता है उसमें जो पौधे उगते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। यदि कोई पर्यावरण पारिस्थितिकी अनुक्रम की प्रक्रिया से गुजर रहा है और अनुक्रम की दिशा को किसी बाहरी बल जैसे मानव हस्तक्षेप, बार बार जैसे आग लगना होता है, द्वारा नियंत्रित किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? है ना। कोई आप कह सकते हैं कि कोई पर्यावरण अपने इकोलॉजिकल सक्सेशन पीरियड में चल रहा है, ड्यूरेशन में, और उस दौरान मानवीय हस्तक्षेप के कारण या बाहरी हस्तक्षेप के कारण अगर वो बार बार प्रभावित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोजेनिक अनुक्रम, एलोजेनिक अनुक्रम, प्रतिगामी अनुक्रम या प्राथमिक अनुक्रम, है ना। तो आप देखेंगे कि जो बाह्य हस्तक्षेपों के कारण होता है उसे हम एलोजेनिक अनुक्रम कहते हैं, है ना। बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। तो 4 स्टार है, ये भी पहले पूछा गया है, और ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई पर्यावरण है वो अपने इकोलॉजिकल सक्सेशन पीरियड में चल रहा है और उस दौरान एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो रहा है, बाहरी हस्तक्षेप हो रहे हैं, है ना, तो वो प्रभावित होगा, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एलोजेनिक अनुक्रम। आगे बढ़ते हैं। अगला है आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में गिल्ड किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपका पहले भी पूछा चुका है, पीवाईक्यू है, 4 स्टार है आगे के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र में गिल्ड किसे कहते हैं? तो जीवों का एक समूह जो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में रहता है, तो ये नहीं हो सकता। प्रजातियों का एक समूह जो समान पर्यावरणीय संसाधनों का समान तरीके से उपयोग करता है, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। प्रजातियों का वो समूह, वो ग्रुप जो आप कह सकते हैं कि समान पर्यावरणीय संसाधनों को का समान तरीके से उपयोग करता है, उसे हम गिल्ड कहते हैं, है ना। बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मित्रों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 50 बेहतरीन प्रश्नों को आज हमने यहां पर हल किया है, और पार्ट 2 में अगले टॉपिक पर हम जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।